तो डायना व्हाइट ने UFC 327 की फाइट अनाउंसमेंट कर दी है और इतने टाइम से जो एलेक्स परेरा को लेकर रूमर्स चल रहे थे वो सारे ट्रू निकले। एलेक्स परेरा अपनी लाइट हैवीवेट बेल्ट को वेकेट करके हैवीवेट डिवीजन में मूव करके है और वो प्रोबेबली फाइट करने वाला है हैवीवेट बेल्ट के लिए। मोस्ट लाइकली एलेक्स परेरा फाइट करने वाला है सीरियल खान के साथ फॉर द इंटरम हैवीवेट बेल्ट, क्योंकि जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन टॉम एस्पिनल है उसके स्टिल आई इंजर्ड है, उसने जस्ट अभी सर्जरी को करवाया है, तो उसे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है रिटर्न होने के लिए। तो मेरी ओपिनियन में एलेक्स परेरा और सीरियल खान की जो फाइट है वो व्हाइट हाउस के लिए परफेक्ट बनती है, जहां पर वैसे भी एलेक्स परेरा अमेरिका में ही फाइट करता है, वो वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स में से एक है टू वॉच। तो दोनों के बीच में व्हाइट हाउस में फाइट और एलेक्स परेरा पहला ऐसा फाइटर बनने वाला है जो 3 डिवीजन में बेल्ट को चेस करेगा। अब बस यहां पर एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी है जो कि मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स भी पढ़े कि व्हाट इफ जो एलेक्स परेरा मूव कर रहा है हेवीवेट डिवीजन में वहां पर उसकी फाइट सीरियल खान के साथ नहीं हो रही है, बल्कि आउट ऑफ नोवेयर जॉन जोन्स अपना रिटर्न कर रहा है और व्हाइट हाउस में जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा की फाइट बना रहे हैं। क्रेजी फाइट तो ये भी है, ये ऑब्वियसली सुपर फाइट है, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसकी। सो लेट्स सी डायना व्हाइट जब व्हाइट हाउस के कार्ड को अनाउंस करेगा तो वहां पर अगर परेरा हुआ तो वो किसके साथ फाइट करेगा। नॉट गोना लाई, मुझे ऐसा लगा कि डायना व्हाइट और भी ज्यादा फाइट्स को अनाउंस करने वाला है, क्योंकि इस कार्ड की काफी फाइट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी। बट इस चीज को लेकर भी एक गुड अपडेट ये है कि डायना व्हाइट ने बोला है कि वो इसी वीक UFC व्हाइट हाउस के कार्ड को भी अनाउंस करने वाला है। तो व्हाइट हाउस कार्ड के अनाउंसमेंट के लिए भी सिट टाइट। बट अभी बात करते हैं UFC 327 की, जहां पर इसकी मेन इवेंट फाइट होने वाली है फॉर द वेकेंट लाइट हैवीवेट बेल्ट, और ये फाइट होने वाली है फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन यिरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस अल्बर्ग। ये फाइट मुझे लगता है बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट रहने वाली है, क्योंकि एक साइड कार्लोस अल्बर्ग है जो अभी अपने पूरे करियर में बस एक ही फाइट को हारा है और वो फाइट भी उसकी UFC की पहली फाइट थी, वेरस दूसरी साइड यिरी प्रोहास्का है जो कि बस UFC में एलेक्स परेरा से ही आ रहा था और अब परेरा जा चुका है डिफरेंट डिवीजन में। यिरी प्रोहास्का का सबको पता है वो हमेशा की तरह अपने प्रेशर को लेके आने वाला है और अपने ओपोनेंट को ब्रेक करने की ट्राई करेगा, बट इस बार ओपोनेंट थोड़ा सा टफ है। आई मीन मैं बोलूंगा टफ तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट ओपोनेंट है, जहां पर कार्लोस अल्बर्ग ज्यादा टेक्निकल फाइटर है और मे बी उसके पास एबिलिटी है कि वो यिरी प्रोहास्का के प्रेशर को काउंटर कर दे और अपनी टेक्निकल गेम दिखाते हुए मे बी वो फाइट को विन कर जाए। लेटर राउंड्स में यिरी हमेशा शाइन करता है, क्योंकि जो उसका प्रेशर होता है उससे ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं या तो उसके साथ स्क्रैप करने लग पड़ते हैं और वहां पर बीट हो जाते हैं, क्योंकि यिरी प्रोहास्का को आते हैं पंचेस लेना, उसकी चेन काफी सॉलिड है, वो हर्ट होने के बाद भी पुश करते रहता है अपने ओपोनेंट्स को। तो यही मेन चीज है जो कार्लोस अल्बर्ग को यहां पर टैकल करनी पड़ेगी। अगर वो कर लेता है तो वो फाइट को विन कर जाएगा, अगर वो नहीं कर पाता है तो लेटर राउंड्स में प्रोबेबिलिटी है कि यिरी प्रोहास्का कार्लोस अल्बर्ग को फिनिश कर रहा है। अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं स्लाइटली ज्यादा फेवर कर रहा हूं यिरी प्रोहास्का को, क्योंकि अभी तक उसके प्रेशर ने ऑलमोस्ट हर किसी फाइटर को प्रॉब्लम दी है, तो कार्लोस अल्बर्ग को भी ये प्रॉब्लम पड़ सकती है। बट हाँ, जैसे मैंने कहा अल्बर्ग बहुत ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, तो वो यिरी प्रोहास्का को हर एक स्टेप में काउंटर कर सकता है। अब को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट भी चैंपियनशिप बेल्ट की है, यानी कि इस पूरे कार्ड में 2 टाइटल फाइट्स होने वाली हैं, जहां पर को मेन है फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन वर्सेस तत्सुरो ताइरा के बीच में। ये चीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं पर्सनली देखना चाहता था कि जोशुआ वैन फाइट कर रहा है मैनल काप के साथ, बट एनीवेज अब तो फाइट कंफर्म हो गई है और ये फाइट बोल सकते हैं एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर के बीच में फाइट है, जहां पर जोशुआ वैन एक प्रॉपर बॉक्सर तुम उसे बोल सकते हो, वेरस तत्सुरो ताइरा वैसे तो एक ऑलराउंड फाइटर है, बट हाँ उसकी प्रोमिनेंट गेम उसकी रेसलिंग है, जहां पर ग्राउंड में वो बहुत ज्यादा इंसेन दिखता है। तो यहां पर भी वो पूरी ट्राई करने वाला है कि वो जोशुआ वैन को ग्राउंड में लेके जाकर उसे बीट करने की ट्राई करे। दोनों में समवट एक चीज क्लियर है, अगर जोशुआ वैन फाइट को फीट में रखता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो तत्सुरो ताइरा को नॉकआउट करने वाला है और फाइट को विन कर जाएगा। बट अगर तत्सुरो ताइरा स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से ही जोशुआ वैन को ग्राउंड में लेके चले जाता है और वहां पर अगर वैन सर्वाइव भी कर जाता है, बट तब भी वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएगा और लेटर राउंड्स में फिर जो उसकी एबिलिटी होगी नॉकआउट करने की वो थोड़ी कम हो सकती है। तो अगर फाइट का रिजल्ट बाय डिसीजन आता है या फिर बाय सबमिशन आता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे तत्सुरो ताइरा विन किया है, वेरस अगर फाइट में नॉकआउट आता है तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जोशुआ वैन विन किया है। अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं हल्का सा यहां पर ज्यादा तत्सुरो ताइरा के ऊपर लीन कर रहा हूं, सोली इसलिए क्योंकि उसके पास ग्रैपलिंग एबिलिटी है और जोशुआ वैन अभी बहुत ज्यादा यंग फाइटर है जिसने अभी तक ग्राउंड में कोई भी डिफिकल्टी को सफर नहीं किया है, तो ये उसकी पहली फाइट हो सकती है जहां पर वो एक प्रॉपर ग्रैपलर के साथ फाइट कर रहा है। तो इसीलिए मैं तत्सुरो ताइरा के ऊपर ज्यादा जा रहा हूं, बट हाँ किसी भी टाइम जोशुआ वैन तत्सुरो को नॉकआउट कर सकता है। नंबर 3 की बात करें तो इस फाइट की प्लेसमेंट और ये ओवरऑल फाइट भी एक आउट ऑफ नोवेयर फाइट है, जहां पर हेवीवेट डिवीजन फाइटर कर्टिस ब्लेड्स फाइट करने वाला है एक आउटसाइड ऑफ टॉप 15 फाइटर, बट ऑब्वियसली अभी बहुत
बहुत ज्यादा फायर में चला हुआ है, यानी कि जॉश हॉकेट के साथ। एक और बार कर्टिस ब्लेड्स को एक स्टेपिंग स्टोन बनाया जा रहा है, जहां पर आउटसाइड ऑफ टॉप 15 वाले फाइटर्स एक टॉप 5 हेवीवेट फाइटर के साथ फाइट कर रहा है। अब फाइट की अगर मैं बात करूं तो ये चीज मस्ट है कर्टिस ब्लेड्स के लिए कि उसे कैसे भी करके जॉश हॉकेट को ग्राउंड में लेके जाना ही पड़ेगा, वरना वो फाइट में नॉकआउट हो रहा है। सिंपल एज दैट। बेशक कर्टिस ब्लेड्स के पास स्ट्राइकिंग है, बट जॉश हॉकेट की स्ट्राइकिंग अलग लेवल की लग रही है और उसके पास पावर भी है नॉकआउट करने की। तो बस एक ऑप्शन है जहां पर कर्टिस ब्लेड्स विन कर सकता है, वो है कि वो अपने एक्सपीरियंस को शो कर सकता है। वो इतने टाइम से टॉप लेवल में जो फाइट कर रहा है उसे यहां पर शो करना होगा और जॉश हॉकेट को टेक डाउन करके ब्लेड्स को पूरी ट्राई करनी होगी कि वो यूनानिमस वे से फाइट को विन करे। अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं थोड़ा सा जॉश हॉकेट के ऊपर ज्यादा लीन कर रहा हूं। बेशक उसने अभी तक किसी भी टॉप रैंक फाइटर के साथ फाइट नहीं की है, बट एंड ऑफ द डे ये एक हेवीवेट डिवीजन है, यहां पर वैसे भी ज्यादा टॉप फाइटर्स है नहीं। तो जॉश हॉकेट जिस वे से अपने ओपोनेंट्स को स्टीम रोल कर रहा है, वही सेम वे से अगर वो यहां पर कर्टिस ब्लेड्स के साथ फाइट करता है तो आई डू बिलीव कि वो कर्टिस ब्लेड्स को नॉकआउट करने वाला है। अब इसके बाद बारी आती है लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स की, जहां पर यूएफसी बेनील दारुश के साथ बहुत डर्टी कर रही है, क्योंकि बेनील दारुश फाइट कर रहा है एक नॉकआउट आर्टिस्ट मैनुअल टॉरेस के साथ। आई डोंट थिंक सो कि ये फाइट बननी चाहिए थी। शायद से ये बेनील दारुश की लास्ट फाइट है, श्योर न्यू मैं इसको लेकर, बट हाँ ये प्रोबेबली लास्ट फाइट हो सकती है, क्योंकि आई बिलीव कि टॉरेस पहले ही राउंड में बेनील दारुश को नॉकआउट करने वाला है। लिटरली दारुश की चिन्ह 0 बची है और यूएफसी ने उसका मैचअप करवा दिया ऐसे फाइटर के साथ जो पहले ही राउंड में अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करता है। बेनील के लिए बहुत ही बुरा मैचअप और पहले ही उसके लिए सैड फील हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबली वो फाइट को हारेगा और वो हारेगा भी तो नॉकआउट से हारेगा। इसके बाद मूविंग ऑन तो मेन कार्ड को ओपन करने वाली फाइट भी बहुत ही क्रेजी फाइट है, जहां पर ये फाइट हो रही है लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स डोमिनिक रेस वर्सेस जॉनी वॉकर के बीच में। दोनों की चिन्ह देखो है नहीं, बट जब पावर की बात करते हैं तो जॉनी वॉकर के पास वो वाइल्ड केवमैन वाली पावर है, जहां पर उल्टा सीधा कुछ भी हो जाए उसे बस लैंड करना है। एक बार अगर उसने कोई भी पंच को क्लीन लैंड कर दिया, डोमिनिक रेस नॉकआउट होने वाला है। डोमिनिक रेस एक टेक्निकल फाइटर है और वो ज्यादा शाइन करता है जब वो एक और टेक्निकल फाइटर के साथ फाइट कर रहा होता है, बट वी नो कि जॉनी वॉकर काफी अजीब फाइटर है। तो यहां पर अर्ली प्रेडिक्शन तो मुझे यही लग रही है कि जॉनी वॉकर फाइट को विन करने वाला है और वो डोमिनिक रेस को नॉकआउट कर देगा। तो अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक जाती है तो बैक टू बैक बोल सकते हैं कि सैड नॉकआउट्स देखने को हमें मिलने वाले हैं, जहां पर पहले डोमिनिक रेस नॉकआउट फिर बेनील दारुश नॉकआउट। मेरी ओपिनियन में ये पूरा मेन कार्ड डिसेंट कार्ड मुझे लग रहा है। काफी अच्छी यहां पर फाइट्स हैं, बोल सकते हैं कोई बहुत ही बड़ी फाइट नहीं है, बट तब भी मैं इस ओवरऑल कार्ड को एक अमेजिंग कार्ड बोलूंगा, और वो इसलिए क्योंकि अब देखो प्रीलिम कार्ड को। प्रीलिम्स की भी हर एक फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट है। लिटरली तुम यहां पर किसी भी फाइट को उठाकर मेन कार्ड में डाल सकते हो और तब भी कार्ड पूरा अमेजिंग रहेगा। प्रीलिम की फीचर्ड फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर अनडिफीटेड फाइटर अजमत मुर्सकनॉफ की फाइट होने वाली है सीक्रेट जूस, जो मिडिलवेट से लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव कर गया है, यानी कि पोलो कोस्टा के साथ। अभी तो होप बस यही है कि पोलो कोस्टा बैक आउट ना कर जाए, जहां पर हमेशा वो ऐसा करता है, फाइट अनाउंस हो जाती है फिर वो बैक ऑफ कर जाता है, या तो उसे इंजरी हो जाती है। तो होपफुली उसे ऐसा ना हो और देखते हैं कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में कैसे फाइट करता है। अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं अजमत मुर्सकनॉफ के साथ जा रहा हूं। उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस लाइट हेवीवेट में फाइट करने का। बेशक तुम बोल सकते हो कि वो थोड़ा सा बोरिंग फाइटर है, बट आई थिंक सो वो यहां पर पोलो कोस्टा के साथ बहुत ज्यादा क्लिंच वर्क करने वाला है। मे बी वो फाइट को ग्राउंड में लेके जाए, बट ओवरऑल आई थिंक सो ये पूरी फाइट 3 राउंड जा रही है और पोलो कोस्टा लास्ट राउंड में थोड़ा सा गैस आउट होने वाला है और एंड में अजमत फाइट को विन कर जाएगा। इसके बाद एक और बहुत अमेजिंग फाइट, जहां पर ये फाइट फेदरवेट डिवीजन की है, जिधर पेट्रिशियो पिटबुल की फाइट हो रही है एरन पिको के साथ। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो लूजर होगा उसे यूएफसी से कट करने की बात होने वाली है। तो दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट। पिटबुल अभी यूएफसी में 1-1 है, जहां पर इतना अमेजिंग वो नहीं दिखा है, वेयरएज एरन पिको को तो हर कोई जानता है, वो अपने डेब्यू फाइट में लीरॉन मर्फी से ब्रूटल वे से नॉकआउट हुआ था। अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूं एरन पिको के साथ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पिटबुल के पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है। तो ये चीज पिको को अपने रिटर्न में ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली है और वो फुल अग्रेसिव वे से फाइट कर सकता है। और अभी तक जो हमने यूएफसी में फाइट्स को देखा है, वहां पर पिटबुल इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं दिखा है। वो कंजर्व वे से फाइट कर रहा है, वो थोड़ा सा फ्रीज कर जाता है। तो इसीलिए मैं यहां पर एक ज्यादा एक्टिव फाइटर एरन पिको के साथ जाने वाला हूं। इसके बाद बात करें तो लाइट वेट डिवीजन में वापस आते हैं और यहां पर फाइट होने वाली है मथेउस कैमरॉड वर्सेस एस्टेबान रिबोविक्स की। क्लासिक रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर की फाइट है ये, जहां पर पूरे टाइम कैमरॉड देखने वाला है कि वो रिबोविक्स को ग्राउंड में लेके जाए, वेयरएज एस्टेबान रिबोविक्स देखने वाला है कि वो फाइट को फीट में रख के मथेउस कैमरॉड को नॉकआउट करने का देखे। कैमरॉड के लिए थोड़ा सा सैड लगता है, क्योंकि जब भी उसे कोई बड़ा पुश मिला है, हमेशा वो अपनी फाइट को थोड़ा सा हार जाता है, बी इट डैन हुकर या फिर रिसेंटली
जो उसने चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट की थी, तो अब इसीलिए उसे एक लोअर रैंक का फाइटर मिल रहा है। बट एस्टेबान रिबोविक्स के पास बहुत ज्यादा पावर है, हमने देखा है उसे ब्रॉल करते हुए। तो गैमरॉड को यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि गैमरॉड की चिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और एस्टेबान बहुत जोर का हिट करता है। तो अगर तो गैमरॉड बिग पंचेस को अवॉइड कर लेता है, तो आई डू बिलीव कि वो फाइट को विन करने वाला है। वो प्रोबेबली विन करेगा बाय यूनानिमस डिसीजन। इसके बाद बात करते हैं फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर क्लब स्वॉनसन फाइट करने वाला है नेट लैंडवर्ड के साथ। दोनों फाइटर्स अपनी प्राइम में नहीं है, दोनों थोड़े से ओल्ड फाइटर्स हैं। बट हाँ, एक बात है दोनों की, दोनों स्ट्राइकर्स हैं और ब्रॉल करना दोनों को बहुत अच्छे वे से आता है। तो यहां पर अगर मुझे कोई प्रेडिक्शन देनी है, मैं हल्का सा फेवर करता हूं नेट लैंडवर्ड को, जहां पर मुझे लगता है नेट द ट्रेन वापस आने वाला है और नॉकआउट तो नहीं, बट हाँ एक स्क्रैप करते हुए क्लब स्वॉनसन को वो बीट करने वाला है। इसके बाद एक और बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट है, जो मैं शॉक हूं कि इतने लोग क्या कर रही है, जहां पर ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन की है और यहां पर केविन हॉलैंड फाइट कर रहा है रैंडी ब्राउन के साथ। डेफिनेटली आई बिलीव कि ये फाइट थोड़ी सी अप जानी चाहिए थी, इतनी लो ये फाइट होना डिजर्व नहीं करती है। बट एनीवेज मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और बहुत अच्छी फाइट है, दोनों फाइटर स्क्रैप करने वाले हैं। हम जानते हैं कि केविन हॉलैंड की चिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेशक रैंडी ब्राउन को तुम बोल सकते हो वो ज्यादा बेटर स्ट्राइकर है, बट आई डू बिलीव कि केविन हॉलैंड स्टार्टिंग में उसकी सारी फ्यूरी को लेने वाला है और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स अपने एक्सपीरियंस को शो करते हुए वो रैंडी ब्राउन के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन कर देगा। तो ये टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट है। ये क्लोज टू मेरी ओपिनियन में 50-50 है, बट अर्ली प्रेडिक्शन मैं केविन हॉलैंड के साथ जा रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है कि वो डिसीजन को विन कर जाएगा। तो ये थी सारी फाइट्स जो अनाउंस हुई हैं, बट ऑल्सो इसके साथ 3 और फाइट्स ऐड हो चुकी हैं, जहां पर प्रोबेबली ये तीनों फाइट्स अर्ली प्रीलिम में हो रही हैं। जिधर मिडिल वेट डिवीजन में केविन गैस्लम फाइट कर रहा है विसेंटे लुके के साथ, दोनों को अब मेरी ओपिनियन में रिटायर हो जाना चाहिए। बट एनीवेज इसके बाद फाइट हो रही है विमेन स्ट्रॉवेट की, जहां पर टाटियाना सुआरेस फाइट कर रही है लूपी गॉर्डिनेस के साथ। वेयर एक और फाइट अनाउंस हुई है, जहां पर ये फाइट वेल्टरवेट की है और यहां पर क्रिस्टोफर एल्विडेरेस फाइट कर रहा है फ्रांसिस्को प्राडो के साथ। तो ओवरऑल मोस्टली मैचअप्स काफी अमेजिंग है, बस बेनील दारियुश को छोड़कर। और कर्टिस ब्लेड्स का तुम बोल सकते हो वो थोड़ा सा मैचअप लगता है डाउटफुल, बट बाकी सारे काफी अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल ये कार्ड मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग कार्ड लग रहा है। बेशक यहाँ पर इतने बड़े नाम वाले फाइटर्स नहीं है, बट तब भी ये कार्ड फुली स्टैक्ड है और लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे फिनिशेस आएंगे। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी UFC 327 की वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस कार्ड। क्या तुम्हें ये कार्ड ठीक लग रहा है या फिर ये बोरिंग कार्ड है? लेट मी नो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।